नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कृष्णा सोबती और उनके कथा साहित्य पर। हम इस वीडियो में कृष्णा सोबती के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और उसके बाद उनके कथा साहित्य पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ हम उनकी सभी प्रकाशित रचनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कृष्णा सोबती के बारे में। तो इनका जन्म अविभाजित भारत के गुजरात जिले में, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला, दिल्ली आदि में पूरी हुई और इन्हें इनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए, जो इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंजाब सरकार द्वारा इन्हें साहित्य शिरोमणि पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रकाशित रचनाओं की ओर बढ़ते हैं तो इनकी प्रकाशित रचनाएं रही हैं हम हसमत भाग 1 और हम हसमत भाग 2। दोनों ही संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। हम हसमत भाग 1 का प्रकाशन 1977 में हुआ। हम हसमत भाग 2 का प्रकाशन 1999 में हुआ। और बादलों के घेरे इनका कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। इसी में इनकी महत्वपूर्ण कहानी सिक्का बदल गया भी संकलित है। उपन्यासों पर चर्चा करें तो डार से बिछुड़ी, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ। मित्रों मलजानी, यह लघु उपन्यास है या इसे लंबी कहानी भी कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ। अगली रचना इनकी है यारों के यार 3 पहाड़, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ। यह दोनों दो अलग रचनाएं हैं जो कि एक ही पुस्तक में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हैं। इन्हें लघु उपन्यास कहा जाता है। यारों के यार और 3 पहाड़ दोनों अलग रचनाएं हैं। आगे बात करें तो सूरजमुखी अंधेरे के, यह भी इनकी रचना है, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। जिंदगी नामा का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ। यह इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। ऐ लड़की, यह भी इनका लघु उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1991 में होता है। दिलो दानिश उपन्यास विधा की रचना है, इसका प्रकाशन 1993 ईस्वी में होता है। आगे बढ़े तो समय सरगम, इसका प्रकाशन 2000 में हुआ। जिंदगी नामा भाग 2 के कुछ अंश, जो भाग 1 तो पहले ही 1979 में प्रकाशित हो गया था, किंतु भाग 2 के कुछ अंश भी प्रकाशित होते हैं, जो 1999 में जाकर प्रकाशित होते हैं बहुवचन पत्रिका में। और आधुनिक दौर की इस सदी की कहानी की चर्चा करें तो इसमें इनकी एक रचना आती है फोन बजता रहा, जो 2001 में प्रकाशित हुई। और इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है डार से बिछुड़ी, जिनका प्रकाशन 1958 में हुआ। कृष्णा सोबती उपन्यास साहित्य व कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात इनके जो उपन्यास हैं और कहानियां हैं, इसी वजह से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्होंने एक आध काव्य संग्रह भी लिखे थे, कुछ कविताएं भी लिखी थी अपने शुरुआती दौर में, किंतु उनको इन्होंने प्रकाशित ही नहीं कराया। और इनके उपन्यास और कहानियों का लेबल रहता था कि जैसे ही वह प्रकाशित होते थे वैसे ही इसके जो पहले प्रथम प्रकाशित संस्करण होते थे सारे बिक जाया करते थे। कथा साहित्य पर चर्चा करें, इनके तो सबसे पहले कहानियों पर को देखते हैं। जैसे कहानी, इनकी एकमात्र कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है बादलों के घेरे, जिसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। इसमें 24 कहानियां संकलित हैं और सबसे लंबी कहानी बादलों के घेरे है, जिस पर इस कहानी संकलन का नाम ही, इस कथा संकलन का नाम ही बादलों के घेरे रखा गया। और सबसे छोटी कहानी नफीसा है और प्रायः यह माना जाता है कि इनकी पहली लिखित कहानी रही होगी। बादलों के घेरे, इस पर बात करें तो यह टीबी रोग के संक्रमण के दौर की कहानी है। इसमें जिस समय टीबी का संक्रमण फैला हुआ था उस दौर की रचना है, जिसमें जो नायक है इस कहानी का, वह अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद वियोग में इधर उधर भ्रमण करता रहता है। उसी पर आधारित बहुत ही मार्मिक रचना है। उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है टीबी रोग के कारण। तो इस पर पढ़ेंगे कहानी तो विस्तार से जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, इस कहानी को मैंने चैनल पर करा रखा है, पूरी कहानी भी और इसकी समरी भी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो जाकर सुन सकते हैं। सिक्का बदल गया पर यहाँ थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यह विभाजन पूर्व की कहानी है, जिसमें विभाजन के बाद की त्रासदी का वर्णन है, जिसमें साहनी रहती है, जिसे अपना पैतृक निवास छोड़कर भारत की तरफ कूच करना पड़ता है विभाजन के दौरान।
और उसके जाने से पूरा गांव दुखी रहता है। और इस प्रकार शेरा है और बहुत सारे पात्र हैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा द्वंद्वात्मक भी रहे हैं। बहुत मार्मिक कहानी है एक तरीके से कहें तो। आप जाकर एक बार चैनल पर जरूर सुनिएगा। आगे बढ़ें तो इनके उपन्यासों को देखेंगे जो लघु उपन्यास हैं या लंबी कहानियां भी उन्हें कहा जाता है। तो डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती का प्रथम लघु उपन्यास है जिसे 1958 में प्रकाशित कराया गया था। इसमें पासों की व्यथा का चित्रण कृष्णा सोबती जी ने किया है। पासों की माँ जो कि हिंदू परिवार से रहती है, जिसका जो विवाह कर लेती है मुसलमान परिवार में जाकर, ठीक है। तो पासों के मामा जो हैं वो उन्हीं के घर पे पासों रहती है और वहीं पर पली बड़ी है। बाद में जब बड़ी होती है, युवती होती है, तो उसका संबंध एक मुस्लिम लड़के से हो जाता है और इस कारण उसे यह भय रहता है कि उसे जान से मार दिया जाएगा, जिसके कारण वह भागकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जहां शेख जो कि पासों के पिता हैं उसका विवाह अपनी उम्र के जो कि उनका दोस्त रहता है दीवान लखपत उससे करा देते हैं। और पासों को एक बेटा उत्पन्न होता है दीवान लखपत से और इसके बाद दीवान लखपत मर जाता है और फिर शुरू होती है उसकी दयनीय स्थिति, क्योंकि वह अधेड़ उम्र का था और उसकी मृत्यु निकट आ गई थी, वह मर गया और यह भी युवती ही थी। तो इसके साथ जो त्रासदी हुई उसका वर्णन इस कहानी में यानी कि इस उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने किया है। इस कहानी में समाज में स्त्री की दयनीय दशा का चित्रण कृष्णा सोबती जी ने बहुत ही अत्यंत मार्मिक तरीके से किया है। अगली रचना की बात करें तो है मित्रो मलजानी, जिसका प्रकाशन 1967 में हुआ। इसमें कस्बाई जीवन के पंजाबी परिवार का घरेलू चित्रण कृष्णा सोबती जी ने किया है। मित्रो मलजानी में मित्रो या सुमित्रावंती यानी कि मित्रो जो है उसी का नाम सुमित्रावंती है। अपनी शारीरिक कामना की भूख अपनी पति द्वारा संतुष्ट न किए जाने पर वह दुखी रहती है कि उसमें जो उसकी शारीरिक कामना है उसे उसका पति पूरी नहीं करता, तो वह इस कारण क्षोभ की स्थिति में हमेशा रहती है। और इसमें स्त्री पुरुष संबंधों पर बहुत खुली चर्चा की गई है, जिस कारण इसे अपने दौर की बहुत ही बोल्ड उपन्यासों में शामिल किया जाता है। अगली रचना यारों के यार तीन पहाड़। जैसा कि मैंने पीछे बताया, यारों के यार तीन पहाड़ दो अलग अलग लघु उपन्यास हैं जो एक ही जिल्द में प्रकाशित हैं। इस उपन्यास में संकलित ये दोनों रचनाएं हैं और इन्हें प्रायः दो लंबी कहानियां भी कहा जाता है, यानी कि हम ऐसा मान के चलें जो लघु उपन्यास है उसे लंबी कहानियां भी कह सकते हैं। यारों के यार में दिल्ली के सरकारी कार्यालय के अव्यवस्थित माहौल को केंद्र में रखा गया है, जहां पर क्लर्क मानसिकता का वर्णन किया गया है। क्लर्क लोग जो होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, गालियां भूंकते रहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें यारों के यार में किया गया है। तीन पहाड़ की चर्चा करें तो यह एक दुखांत प्रेम कहानी है जो दार्जिलिंग क्षेत्र की पहाड़ियों में जया श्री एडना के प्रेम त्रिकोण, ठीक है, वह उसकी आत्महत्या को केंद्र में रखकर रची गई है। इसमें जया है, श्री है और एडना है। तो इन तीनों के प्रेम त्रिकोण को रखकर यह रचना की गई, जिसमें जया की तरफ श्री भी आकर्षित है और तपन भी, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जया आत्महत्या कर लेती है अंत में। और प्रेम संबंधों पर आधारित यह एक अत्यंत मार्मिक रचना है। आगे ऐ लड़की, जिसका प्रकाशन 1991 में हुआ। यह भी लघु उपन्यास या लंबी कहानी विधा की रचना है। इसमें क्या है कि मृत्यु शैया पर पड़ी माँ वह उसके साथ अकेली रह रही उसकी बेटी के मध्य संवाद जो होता है उसी पर आधारित यह रचना है। अब आगे बात करते हैं इनके उपन्यासों पर। सूरजमुखी अंधेरे के, यह उपन्यास विधा की रचना है जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। यह एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसके मन में बचपन में हुई यौन हिंसा के कारण सामाजिक असुरक्षा का डर बैठ जाता है। इसमें कृष्णा सोबती जी ने दिखाया कि जो बचपन में बच्चियों के साथ इस प्रकार के कृत्य हो जाते हैं उनको लेकर वह कभी भी अपने जीवन में सहज नहीं हो पाती।
जो हमारा समाज है उस समाज की एक बहुत ही निकृष्ट घटना है, निकृष्ट कृत्य है, जिसको कृष्णा सोबती जी ने इस उपन्यास में उभारा है। आगे बात करते हैं इसमें, तो यह उच्च मध्यवर्गीय रति की कहानी है जो जिसके साथ बचपन में यौन हिंसा हो जाती है और उसे लेकर उसके मन में आजीवन सामाजिक असुरक्षा का माहौल उसके मन में विद्यमान हो जाता है और वह कभी मानसिक रूप से इससे उबर नहीं पाती और कभी भी आजीवन सहज संबंध किसी से उसका नहीं बन पाता। आत्मसम्मान के प्रति वह अत्यंत संवेदनशील हो जाती है इन सभी कृत्यों के कारण, और कहीं भी सामान्य संबंध स्थापित कर पाने की स्थिति में वह नहीं रहती और एक वैवाहिक पुरुष दिवाकर के साथ संबंध स्थापित करती है, किंतु इसके पश्चात भी वह मानसिक रूप से कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाती। ठीक है, और वह मानसिक रूप से और भौतिक रूप से हमेशा ही अकेली ही रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सामाजिक कृत्य हैं, जो ये कमियां हैं, खामियां हैं, इसको उभारने का प्रयास कृष्णा सोबती जी ने इसमें किया है। आगे बात करें, दिलो दानिश, यह भी उपन्यास विधा की रचना है जिसका प्रकाशन 1993 में हुआ। यह पुरानी दिल्ली की सामाजिक संस्कृति केंद्र में रखकर इसकी रचना की गई है, जिसमें वकील कृपा नारायण के आसपास की कहानी बनी हुई है, अर्थात दिल्ली के एक प्रसिद्ध वकील हैं कृपा नारायण, और उन्हीं के वातावरण में, उन्हीं के आसपास ये कहानी, इसकी कहानी, इस उपन्यास की कथा घूमती रहती है। कृपा शंकर की एक पत्नी है, कुटुंब प्यारी व 2 और बच्चे हैं। महक बानो की माँ, जो कि एक मुकदमे के लिए इनके कृपा नारायण के पास आती है, वकील साहब के पास, और महक बानो को, जो महक है, उसको वकील को सौंप देती है। मुकदमे को लेकर उसकी कोई मुकदमा रहता है तो उसे लेकर यह इनको वकील साहब के पास महक को छोड़ देती है, और वकील साहब जो वो गहना ली रहती है महक की माँ, उसको भी हड़प लेते हैं। और महक जो है फरास खाने में रहती है और वकील से उसे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। ठीक है, मासूमा बदरू। ठीक है, और जो पहली बार उन्हें, जो इनका महल था जो इनका घर था, वहाँ पर इन लोगों को जाने की मनाही थी। कहाँ रहते थे? फरास खाने में रहते थे। किंतु ये लोग, जो बच्चे हैं इनके दोनों, मासूबाब और बदरू, ये दोनों पहली बार उनके घर में घुसते हैं जब राजू भाई की सालगिरह पर इनको बुलाया जाता है या प्रवेश करते हैं लोग उसी दौरान, क्योंकि जो राजू भाई है या वकील साहब का लड़का है और उसकी सालगिरह रहती है, तब ये लोग पहली बार जाते हैं। और वकील साहब की बाद में मृत्यु हो जाती है, किंतु कुछ जायदाद, कुछ ज़मीन ये महक के नाम कर जाते हैं, उनके बच्चों के नाम कर जाते हैं, और बाद में वह हिस्सा भी लेती है, और जो उसकी रखैल का दर्जा प्राप्त रहता है उससे भी यह मुक्ति पाती है। तो जो उसका सामाजिक संघर्ष है, सामाजिक यथार्थ है, इसका चित्रण इसमें दिलो दानिश में कवित्री ने, लेखिका ने किया है। आगे बात करते हैं समय सरगम, जिसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ। इसे 1999 के अंतिम व 2000 की प्रथम कृति कहा जाता है। जीवन के सफर में 2 अकेले सफर करते वरिष्ठ नागरिकों की संवेदना व प्रेम कथा का वर्णन इसमें कृष्णा सोबती जी ने किया है। हिंदी साहित्य में पहली बार ऐसा विषय देखने को अपने को मिलता है कि 2 वरिष्ठ नागरिकों के मध्य इस प्रकार का प्रेम और इस प्रकार की कथा पहली बार हमारे समक्ष उपस्थित होती है। ईशान, जिसके बेटे व पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अरण्या दूसरी पात्र है, वह अकेली स्त्री है और उसने अभी तक विवाह नहीं किया है, वैवाहिक संबंध में वह नहीं बंधी है। दोनों ही बेहद ईमानदार व संवेदनशील हैं। बाद में दोनों करीब आते हैं और अंत में दोनों एकाकार हो जाते हैं और हमसफर बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी कथा है। अब आगे बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण उपन्यास, जिसके लिए इनको कई बार पुरस्कृत भी किया गया, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उस उपन्यास पर चर्चा करेंगे और वह है जिंदगी नामा। यह मुख्यतया आंचलिक उपन्यास है
जिस प्रकार हम फणीश्वर रेणुका महिला आंचल देखते हैं, उसी प्रकार उसी विधा की रचना यह भी है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसे उपशीर्षक दिया जाता है जिंदा रुख, जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ। इस उपन्यास में विभाजन पूर्व जो पंजाब का जनजीवन था उसका चित्रण, पंजाब के अंचल के जनजीवन का चित्रण कृष्णा सोबती ने किया है। प्रारंभ इसका होता है गुरु गोविंद सिंह के कथन से कि चूकार अज हम आहिलते दर गुजस्त हलालस्त बुलदन बा शमशीर दस्त, अर्थात जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। कि यहाँ पर जो उस समय तत्कालीन दौर की क्रांति चल रही थी, उस समय इन्होंने इस प्रकार इन शब्दों से उपन्यास की शुरुआत करके यह संदेश दे दिया है कि अगर अहिंसा से काम नहीं चल रहा है, गांधीवादी विचारों से काम नहीं चल रहा है, तो हथियार उठा लेने में कोई बुराई नहीं है, जो कि गुरु गोविंद सिंह का कथन है। और इसमें पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन विस्तृत रूप से हमें देखने को मिलता है। पंजाब का जिला गुजरात जो विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, वहां की व्यथा कथा व जनजीवन का चित्रण इसमें कृष्णा सोबती जी ने विस्तार से किया है। उपन्यास का समस्त घटनाक्रम डेरा जट्टा गांव में घटित होता है। जो पंजाब के गुजरात जिले में एक गांव है डेरा जट्टा, वहीं पर यह सारा घटनाक्रम घटित होता है। शाह परिवार कथा के केंद्र में है, जो 100 रुपए लेकर गांव में किसी दौर में आया रहता है। मतलब उनके जो शाह परिवार है, उनके पूर्वज 100 रुपए लेकर गांव में आए रहते हैं, और आज उसी 100 रुपए की बदौलत वो लोग पूरे गांव के और आसपास के कुछ गांव के मालिक बन गए हैं, जमीनों के मालिक बन गए, जमींदार बन गए हैं। तो इस प्रकार इसमें कहानी घटित होती है। इस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे किसी अलग से सेपरेट वीडियो में। और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाग 2 पर। इसका ये पूरी तरह तो प्रकाशित नहीं हुआ अभी तक, किंतु इसका कुछ अंश बहुवचन पत्रिका में, जैसा कि हमने शुरू में बात की, प्रकाशित हुआ था 1999 में, यानी कि 1999 में। और इससे हमें यह पता चलता है कि हाँ, इस कहानी के जो जिंदगी नामा प्रथम भाग है, इसके दूसरे भाग का भी लेखन इन्होंने किया है, जो कि हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहे इनके उपन्यास, कहानियां और इनकी रचनाएं, जिन पर हमने चर्चा की। अगर अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर जिंदगी नामा पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता महसूस करिएगा तो मैं इस पर अलग से चर्चा करा दूंगा, यानी कि इसे बता दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।